नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मीडिया के 5-5 सवाल एक साथ लेकर के उनके जवाब दिए गए। जितनी ये शंकाएं पैदा की गई थी, रिजल्ट से लेकर के मतदाता सूची, ईवीएम, तमाम उससे जुड़ी हुई चीजें, और राहुल गांधी ने तो एक पूरा प्रेजेंटेशन कर दिया था बेंगलुरु में। और संभवतः जो ये कांग्रेस और एक ये पूरा लुटियन का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, ये जिस तरीके से हुआ हुआ करके और एक माहौल बनाता है और देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है, और ये हमने बार बार देखा है। कई मुद्दों को लेकर इन्होंने ये सब किया है। सीएए हो, वक्फ हो, या अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव हो, उनके नतीजे हों, नतीजों के बाद भी अलग अलग चीजों को लेकर के हर बार आते हैं और एक माहौल क्रिएट करते हैं। और राहुल गांधी ने तो हद कर दी। पिछले दिनों 13 भाषाओं के 16 अखबारों में एक लेख लिख दिया कि मैच फिक्सिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच में। रिजल्ट फिक्स किए जा रहे हैं और एक नया शब्द वोट चोरी लेके लोगों के सामने हाजिर हो गए। और इसको संबल देने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में बहुत गहराई से पड़ताल करने की अब जरूरत महसूस हो रही है कि इनकी फंडिंग के स्रोत क्या हैं और इनका एक्चुअल में मकसद क्या है। सीएसडीएस, अभय दुबे से लेकर के संजय और योगेंद्र यादव, कई चेहरे ऐसे हैं जो टेलीविजन चैनलों पर हम देखते हैं अलग अलग मौकों पर, और इनके आंकड़े, इनके सर्वे, तमाम चीजें लेकर के कई टेलीविजन चैनल और मीडिया हाउसेस खेल करते रहे हैं। उन्हीं संजय कुमार ने एक तरीके से कांग्रेस का या राहुल गांधी का नैरेटिव था उसको बूस्ट देने का, संबल देने का काम किया। एक लेख भी लिखा और उससे पहले महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों के फेक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जितने मतदाता वहां थे, विधानसभा चुनाव आते आते उसमें से 40 से 47% वोटर कम कर दिए गए, यानी उड़ा दिए गए, यानी वोट चोरी कर लिया गया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत सारे सवालों के और बहुत तीखे अंदाज में, मैंने भी 4 दशक पत्रकारिता में बिताए हैं, मैंने किसी सीसी को इतना आक्रामक, इतना गुस्से में कभी नहीं देखा कि एक ऐसी संस्था जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में, बहुत दुर्गम जगहों पर जाकर के एक एक वोट के लिए भी अपनी टीम को भेज करके वो जुटाती है, उसकी विश्वसनीयता पर एक दाग लगाने की लगातार कोशिश हो रही है। कभी ईवीएम को खराब बताते हैं, कभी सारे चुनाव आयोग को ही फेक बताने की कोशिश होती है और मैनिपुलेशन करने वाला बताया जाता है। उन्होंने बहुत तीखे अंदाज में, और आज तो हद हो गई। उन संजय कुमार ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया, उसके लिए माफी मांगी और कहा कि हमारी टीम से गलती हो गई थी, गलत तरीके से आंकड़े पढ़ लिए गए थे और जैसा हमने बताया था वैसा नहीं है। जबकि इनके ट्वीट के बाद पवन खेड़ा से लेकर के तमाम लोगों ने और कांग्रेस ने भी, खुद राहुल गांधी ने भी एक ये माहौल बनाने की कोशिश की कि जो हम कह रहे थे वो तो इससे सिद्ध हो रहा है। यानी ये एक दूसरे को संबल भी देते हैं
कवर फायर भी देते हैं। इसी पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही जानकार और वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लोकसभा के भी, अलग-अलग राज्य विधानसभाओं के भी, धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ रहे हैं। तो उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आप म्यूट हैं। ये जो आज प्रकरण हुआ है और संजय कुमार ने जिस तरीके से अपने ही ट्वीट को डिलीट करते हुए माफी मांगी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। लेकिन मैं दर्शकों को पहले जरा दिखा देता हूं, ये इनका ट्वीट था, मूल ट्वीट था जो इन्होंने डिलीट किया। ये इन्होंने 17 अगस्त को किया था और इसमें इन्होंने कहा था कि जो रामटेक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 4,66,000, बल्कि 46,62,000, नहीं, कितना बैठता है ये, 4,66,203। और जब विधानसभा चुनाव हुए तो ये हो गए घट करके 2,88,931 वोट। हाँ जी। और फिर इन्होंने एक और कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र किया, देवलाली। इसमें कहा कि लोकसभा चुनाव के समय 4,56,000 वोट थे और विधानसभा के चुनाव 2,88,000 वोट रह गए। फिर इन्होंने ये डिलीट किया, माफी मांगी, और ये दूसरी तरफ आप इनकी माफी देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि मेरी टीम से एक गलती हो गई थी और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मैं दिल से जो है उसके लिए माफी मांगता हूं। तो ये एक तरीका हो गया है इनका। धीरेन्द्र जी, पहले आप माहौल बनाइए और चुनाव आयोग पर आक्रमण करने के पूरे मौके दीजिए लोगों को, चीजों को संदिग्ध बनाइए और उसके बाद धीरे से माफी मांग लीजिए। दरअसल इसको हमको सर कल से जोड़ना पड़ेगा। कल दो बड़ी घटनाएं एक घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को लिखते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से अलग अलग पार्टियों के लोग सामाजिक कार्यकर्ता हो जाते हैं जब वो पीआईएल फाइल करने आते हैं। तो उन्होंने पीआईएल फाइल की थी पूरे 95 सीट्स को लेके अलग अलग जगह, कि शाम को चुनाव में जो है किस तरह वोटिंग बढ़ा, मतलब जो राहुल गांधी बोल रहे वो तमाम चीजें उस पिटीशन में थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको बड़े स्टर्नली लैंग्वेज में कहा, क्योंकि सबूत कुछ था नहीं, डाटा कुछ नहीं था, वो सिर्फ वही हवाई जो बातें इस समय हम राहुल गांधी से सुन रहे हैं वो तमाम बातें उसके पास थी। उन्होंने कहा कि साहब आपके पास अगर ये सब चीजें हैं तो आप सबूत दीजिए। सबूत देने पर वो नाकाम हुआ तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको बड़े ही रडली और बड़े ही उससे कहा कि तुम कानून का दुरुपयोग इसी को कहते हैं, कानून का दुरुपयोग करना, क्योंकि जो रिट याचिका की ताकत दी गई थी, हमको याद है कि इसको हिंदुस्तानी लोकतंत्र में एक बड़ी चीज माना गया था। पीएन भगवती के समय ये जस्टिस पीएन भगवती के समय शुरू हुआ था। तो अब उसके बाद वो वहां से वो उनको संतुष्टि थोड़ी ही होनी थी, वो तो लोग हैं, वो तो पूरा एक नैरेटिव है। वो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में कल बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सीधे शब्दों में कहा कि ये जो फर्जी वोटिंग गड़बड़ियों पे दायर याचिका है, ये एकदम वही है, हाई कोर्ट के आदेश में हमको कोई खामी नजर नहीं आ रही है। हाई कोर्ट ने सही ढंग से मामले की विवेचना की और उचित निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून को निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग। अदालत ने कहा था मुंबई निवासी चेतन चंद्रकांत अहिरे की याचिका में कानूनी योग्यता, सार और अधिकारिता का अभाव है। आप इससे सूझिए, ये अहिरे ने न तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिका दायर की और ना ही चुनाव आयोग ईसीआई को कोई पूर्व प्रतिनिधित्व दिया। ये जून में कह दिया गया था। और मजेदार बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुआ तो उसने कहा इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। तो इस पर आपने कहीं नहीं देखा होगा, आपने देखी नहीं होगी ये कि लोगों ने इस खबर को चला। ठीक है, एक दूसरी खबर जो मेरी नजर में और ज्यादा चिंताजनक है, जो ये बताती है कि इस देश में इकोसिस्टम अब धीरे धीरे
जो एक एजेंडा है वो ये नहीं है कि चुनाव जीत रहे हैं, वो इस देश के, मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट भी मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये देश को तोड़ने की एक जो लंबी साजिश है उसके टुकड़ों की तरह वाकई दिखने लगे। पहले मुझे लग रहा था कि राजनीतिक विमर्श होता है, उसमें आप अपने अलग आइडिया पे जाते हैं, लेकिन अब लगता है क्योंकि कल जो हमारे इस वक्त मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके पुश्तैनी घर जो विजयनगर आगरा में है, उस पर कांग्रेसियों ने, जो अमित सिंह वहां का जो एनएसयूआई का या उसका अध्यक्ष है, वो लेके पहुंच गया। उन लोगों ने हाथों में पोस्टर लिखे हुए थे, ये चोर का घर है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारी चीजें हुई, टीएन सेशन से लेके, क्योंकि उनसे पहले जब तक रमा शास्त्री थी, रमा रमा वो थी, तब तक किसी को कोई भी जानता ही नहीं था कि कोई इस नाम की चीज होती है। लेकिन टीएन सेशन को लेकर तमाम, आपने दोनों तरफ की पार्टी है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों उनसे खिलाफ रहती थी। उसके बाद नवीन चावला का एपिसोड हुआ है, जो 1975 इमरजेंसी के भूमिका से लेके कांग्रेस के एक तरह से वो दिखते दिखे, वरना उसके बीच में एक बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है चुनाव आयुक्तों की। तो ये उसके बाद पहली बार हुआ कि आपने, आपके नेता वैसे भाषण दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप ये सोचिए, उसके बाद इन शब्दों का अर्थ नीचे क्या जाएगा, और आप पुश्तैनी घर जहां वो ना रहते हैं ना उनका कोई लेना देना, लेकिन आप ये थ्रेट कर रहे हैं। अब आप एक एक कर्मचारियों के घर ढूंढ के उनको थ्रेट कर रहे हैं, ये निजता का उल्लंघन है। और 10 सालों में पिछले 20 देशों में जो उठापटक की अव्यवस्था हुई, जहां कुछ शासन बदले, कुछ मिलिट्री शासन लगे, कुछ सरकार बदली, ये उसी तरफ है। चाहे वो शेख हसीना वाला मसला हो, चाहे वो किसी का हो, अभी तक मैं सिर्फ इसको बहुत हवा मान के चल रहा था, लेकिन कल के उसने, अब आप उसको आज से देखिए, अब उसको जोड़ते हैं, क्योंकि संजय इन दोनों घटनाओं से वाकिफ है। संजय कुमार ये कहना चाह रहे हैं कि वो वैसे तो कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनको एबीसीडी नहीं आती है। उनकी किताबें दुनिया के जर्नल में पोएम्स की छपी हुई हैं, लेकिन वो अगर ये कहें कि मुझे एबीसीडी नहीं आती, तो आप उस पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन संजय कुमार, जो अपने आप को रिसर्चर, सीएसडीएस का इस समय डायरेक्टर, और जो योग्य चेले हैं, वो अगर अमित मालवीय के शब्दों में मैं कहूं, योगेंद्र यादव के और अभय कुमार दुबे के गहरे मित्र और उनके समकक्ष सखा, उनका ये कहना कि वो 2 लाइनों में अंतर कर दे। क्योंकि देखिए, एक देवलाली और जो दूसरी सीट, माफ कीजिए, रामटेक। रामटेक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है सर। रामटेक वो जगह है जहां भगवान राम ने एक कसम खाई थी कि मैं दैत्यों का, असुरों का विनाश करूंगा, है ना, वो वही, उसीलिए रामटेक, राम की प्रतिज्ञा, वो जगह है। तो मुझे लगता है उन्होंने जब रामटेक का नाम लिया तो उसमें उनको लगा कि राम जी को कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनका मामला जो है गड़बड़ा दिया, लोगों को पता चल गया। उनको ये पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट इस झूठ को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उन्होंने ये ट्वीट डिलीट किया, वरना ये इंटेंशनली 17 तारीख को डाला गया था। रामटेक और हिंगोली, वो माफ कीजिएगा, रामटेक और देवलाली में 37 से 40% कम हुए। और आप ये सोचिए, सेम पैरेलल में 2 सीटें हिंगना और नासिक वेस्ट है, जिसमें इतने ही परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दिए। तो अगर ये मान लिया जाए कि उनकी टीम से एक डाटा, एक ही तो पढ़ने में कमी होगी, ये दोनों तो शार्पली अलग है। तो ये एक इंटेंशनली किया गया काम था, चूंकि राहुल गांधी को वो ये जो ट्रैक्शन है वो मिल नहीं रहा था। चूंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेके कंप्लीटली एक डिटेल्ड आंसर आज भी चुनाव आयोग की साइट पर पड़ा है। चुनाव आयोग ने कहा है, सीईसी अगर बोलता है कि एक भी हलफनामा नहीं आया, तो उसका मतलब है एक भी हलफनामा विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उस तरह नहीं आया है। सीधे तौर पे बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुन ही रहा है आपको। तो ये जो हुआ है, ये संजय को ये डर हुआ कि ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कैंसिल होने के बाद लोग तो ढूंढेंगे, लोग तो छोड़ते नहीं है। लोग तो आजकल दोनों तरफ से, चाहे आप इधर से नैरेटिव बना रहे हो तो उधर के लोग नहीं छोड़ेंगे, उधर के होंगे तो इधर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में तो आप बच नहीं सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने एक सायास साजिशन ये डिलीट किया, और डिलीट करके माफी मांग के उन्होंने अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, जबकि उनके नाम पर कल 18 अगस्त को
पवन खेड़ा जो सीधे जिनके पास ये क्षमता आ चुकी है कि वो आंख देख के किताब पढ़ लेते हैं अंदर बिना किताब का पन्ना खोले, उन्होंने इस पर बाकायदा पूरा एक लंबा ज्ञान छापा। फिर बहुत सारे लोगों ने डिफेंस करना शुरू किया। दरअसल ये देश कमी नहीं है, वो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इन झूठ जाने वाली इन सभ्यताओं में जब विश्वास टूट जाता है संस्थाओं से, जी ये नीचे जो है वो नीचे कम होने वाला है और ऊपर उनको बढ़ने वाला दिया। तो देखिए ये पवन खेड़ा का ट्वीट आपने कर दिया, ये देखिए इसने ये सीधे तौर पर, आप ये सोचिए, मैं सोच के हैरान हूं कि वो जिसको अभी टिकट नहीं मिला, वो प्रवक्ता जिनके दूध के दांत अभी टूटे नहीं होंगे, वो राजनीति में वो आके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोर है। अभय कुमार दुबे को मैं एक उस पर सुन रहा था, वो आजकल यूट्यूब पर बहुत जाता है, उसने कहा कि हाँ ये देखिए आप एक एक चीज दिखा रहे हैं। उसने कल, मैं उसको सुन के मैं वैसे ही बड़ा क्षुब्ध हुआ कि देखिए देश के, चलिए नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहा है वो तो सुन लिया मैंने, लेकिन आप एक पत्रकार होने का दावा कर रहे हैं, फिलहाल तो वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप दावा कर रहे हैं तो मान लिया जाए। आपने ये सोचा नहीं कि आप ये कह रहे हो कि हाँ ये जो है, उन्होंने कहा कि मोदी जो है अपने जीवन का रिटायरमेंट जो है जेलों में जाने से बचने के लिए काटेगा, वो अमेरिका से लेके अलग अलग जगह मुकदमे। ये कल लैंग्वेज थी अभय कुमार दुबे की, जिसको मैं हैरान होता हूं कि इस तरह के लोग, चूंकि वो सिर्फ चूंकि घृणा में भरे हुए, नफरत से भरे हुए लोग जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो छोड़ दीजिए, वो जो है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते हैं। क्या ये लोग धीरेन्द्र जी टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में बैठाने के लायक भी हैं? देखिए यही लोग लायक हैं अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि टीवी चैनल्स और टीवी पत्रकारिता, मैं तो इतने लंबे समय से उसी में रहा हूं। आप ये सोचिए कि एक ही समय पे ये CSDS एक कहीं कुछ और दिखा रहा है, दूसरा कोई और दिखा रहा। अगर गणितीय कोई फार्मूला हो, कोई साइंटिफिक एविडेंस है, तो एक आदमी चाहे वो साउथ अफ्रीका में कर रहा है, चाहे यहाँ कर रहा है, या कोई और कहीं भी प्रयोग कर रहा है, अगर हमको टेस्ट करना होता है वो कि उसमें स्टार्च होता है या नहीं होता है, तो हम कहीं भी डालेंगे वो कहीं भी वो डालेंगे केमिकल, तो वो उसी तरह नीला होगा, चाहे वो यहाँ होगा वहां। लेकिन आप ये सोचिए, एक चैनल दिखाने लगता है कि इनको 370 सीट मिल गई, दूसरा चैनल दिखाने लगता है कि इनको 120 भी सीट नहीं मिल रही। तो दरअसल ये सब चीजें हैं, ये फिर दोबारा से एक मौका दिया है चुनाव आयोग को और सरकार को, क्योंकि सरकार भी इकोसिस्टम से डरती है, वो उस समय फैसले लेने से कांपती है, क्योंकि ये हम लोग भले ही कहते रहे कि मोदी जी बहुत देर में लेंगे। दरअसल अगर विश्वास टूट ही गया तो फिर मोदी जी या कौन लेगा फैसले, इस पे सवाल ही नहीं होगा डेमोक्रेसी में। दरअसल अब समय आया है कि सरकार को इन तमाम संगठनों के बारे में, सबके ऑन स्क्रीन पर जिनसे फंड आ रहा है वो होना चाहिए, साथ ही साथ जो डाटा ये लोग इकट्ठा करते हैं उसके। अब आप सोचिए, कल एक बड़ा वो इन्होंने एक वो भी सर्वे भी कराया था, कल आप वो सर्वे का भी शायद जिक्र करते, 6 राज्यों में आप 3000 लोगों से 30 जिलों में, और आप बता रहे हैं कि चुनाव आयोग। मैंने एक दिन आप इसी शो में हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा था कि इस देश में जनता जो है न्यायालय, संसद और चुनाव आयोग टूटी सहित लेकिन आस्था रखती है, अभी इनसे गवर्न होती है, वो नाराज होती है, सवाल खड़े करती है, लेकिन आस्था रखती है। ये लोग उसको जड़ से काट देना चाहते हैं। इन लोगों को मालूम है कि उसको काटने के लिए सबसे पहले लोगों का विश्वास तोड़ना होगा। आप जीत नहीं रहे हैं। अच्छा आप ये सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल वो याचिका खारिज कर दी, तो यदि आप वाकई संविधान की बात करने वाले आदमी होते या आपको पता होता कि संविधान क्या है, तो आप उसको अपने भाषणों में ना लेते, आप उसको अपने भाषणों में ये ना कहते कि महाराष्ट्र में हमसे चोरी कर लिया। आप लगातार कह रहे हो, तो ये फैसला कौन करेगा भाई? ये समझने की जरूरत है ना, ये फैसला कौन करेगा? अदालत ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उससे पहले हाई कोर्ट ने आपको कर दिया, तो इसके अलावा तो कोई है नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाना चाहते हैं तो जाइए। इसके अलावा जनता अपना फैसला सुना चुकी। चुनाव आयोग ने अपने आप के पॉइंट दर पॉइंट को रिबटल करके डाला हुआ है अपने चुनाव उस पर। उसी के बाद तो वो आदमी आया चंद्र का चेतन अहेरे, उन सबके आधार पे ही आया, कोर्ट ने नहीं माना। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं, मुझे लगता है आज की डेट में इन लोगों को बैठाने का मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये लोग आजादी और अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं,
ये तमाम लोग इसलिए बैठाए जाते हैं कि ये अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो कोई शख्स ये कह सकता हो स्क्रीन पे गाली नुमा भाषा में कि ये प्रधानमंत्री बुढ़ापे में धक्के खाएगा या अपने आप को बचाएगा, उसको और क्या कहने से रोक रही है सरकार? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मतलब वो क्या कहना चाहता है जिससे उसका गला दबाया जा रहा है? ये नैरेटिव आपको अपने गांव में भी जाके मिलेगा। आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि साहब इंदिरा गांधी के खिलाफ भी बोलते थे लोग, फला के इनके खिलाफ नहीं बोलते। अरे आप बुलवाना क्या चाहते हैं? गालियां तो रोज दे रहे हो। आपसे कौन सी गाली है जो नहीं दी गई? वही मैं कह रहा हूं। तो ये नैरेटिव की वार है जिसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार उस नैरेटिव की वार में कमजोर पड़ती है। वो या तो इकोसिस्टम से डर रही है या वो फैसले लेने से डर रही है, लेकिन ये धीरे धीरे मजबूत। आप देखिए, जब पहली बार आए थे प्रधानमंत्री मोदी 2014 में, तो आपको नीचे से लेके हर तरफ वो एक उल्लास दिख रहा था। उस वक्त पूरे सरकार, याद होगा 8 नवंबर 2016, लाइनों में लगी हुई भीड़ थी, लेकिन उनको यकीन था प्रधानमंत्री पे। इसको फिर आप 2019 में देखिए, सीटें बहुत ज्यादा आई हैं, लेकिन आप उस जो एक मॉरल पावर होती है वो टूटी है। फिर आप 2024 में आते हैं, क्योंकि देखिए जो आपको वोट कर रहा है, ओंकार जी, आप या मैं तो समझ सकते हैं कि साहब इसमें बहुत गहरा मतलब है, ये सब इंतजार करना है, लेकिन आम जनता वो रोज उनको देखना है, उसका यकीन बनता और टूटता है। तो वो मुझे लगता है कि उन सबको, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज भी 2,500 से 4,000 शायद उस पर प्रतिक्रिया है। मैं देख रहा था एक अखबार में अभी, ट्वीट पर, अलग अलग ट्वीट्स पर हजारों हजारों में है। उनमें से 90% एक ही सवाल कर रहे हैं कि यार इसके खिलाफ एक्शन क्या होगा। भाई सार्वजनिक जीवन में अगर आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं इस वक्त आपके सामने बैठ के, तो मेरे पास इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैं ये कह के बच नहीं सकता हूं कि साहब मेरे से गलती हो गई थी और मैं नहीं पढ़ा। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों लोग आपको देखते हैं। आपका शो अगर 2 लाख लोगों ने देख लिया, तो उन 2 लाख लोगों के सामने हर एक आदमी, तो जिसको मैंने गालियां दी है बिना किसी उसके, वो तो एक्सपोज हो गया ना, वो तो उसके पास। जी, आप म्यूट हो गए शायद। ये इनकी जरूरी है कि इन सबको, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कोई चीजें सरकार को या इस समय चुनाव आयोग को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई गलती जो है अनायास नहीं, ये सायास की गई गलती। अच्छा, एक तथ्य जो 18 अगस्त को इन्होंने नवभारत टाइम्स में एक लेख भी लिखा आपने इस ट्वीट के समर्थन में या उसको संबल देने के लिए, और उसका शीर्षक था वोट चोरी पर जवाब, चुनाव आयोग खुद ही अपने पैर पर मार रहा कुल्हाड़ी। इस लेख में इन्होंने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जो विवाद उठे थे उनका फिर से हवा दी और राहुल गांधी के उस दावे को दोहराया जिसमें कहा गया था कि प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में फर्जी वोटर जोड़े गए और वोट प्रतिशत बढ़ा करके धांधली की गई। विपक्ष का तर्क था कि मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में 5 महीनों में मतदाता सूची में 8% की वृद्धि हुई और कुछ बूथों पर 20 से 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई। संजय ने इसको आधार बना करके चुनाव आयोग पर उंगली उठाई और उसे असफल ठहराने की कोशिश की, यानी चुनाव आयोग पर इन्होंने आरोप लगाए। इन्होंने ये भी लिखा इस लेख में कि चुनाव आयोग को दोनों चुनावों की मतदाता सूचियां, यानी लोकसभा भी और विधानसभा भी, सार्वजनिक करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो उसकी नाकामी को दर्शाता है। अच्छा, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को चुनाव आयोग ने लिखित में जवाब भेज दिया था और सारे आरोपों को निराधार भी बताया था, बेतुका भी बताया था, और आयोग ने यह जवाब अपनी वेबसाइट पर भी डाला था। लेकिन संजय कुमार ने आयोग के जवाब को अपने आर्टिकल में नजरअंदाज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो इकोसिस्टम है, ये जो लुटियन मीडिया है, और जिस दिन इन्होंने ये 2 विधानसभा क्षेत्रों का डाटा जारी किया था, एक इकोसिस्टम बना हुआ है, लुटियन मीडिया करके एक ट्विटर हैंडल है,
उसने इसको साझा किया था। इसका मतलब ये है धीरेन जी कि सब कुछ जानबूझ करके ये डिजाइन किया जाता है और लोगों को उकसाने, भड़काने और सड़कों पर उतारने की साजिशें रची जाती हैं। और ये पूरी तरीके से फेक आंकड़ों पर आधारित है, वरना ये अपना ट्वीट डिलीट ना करते और माफी ना मांगते। अब सबसे बड़ा वही सवाल जो आपने खड़ा किया, लोग पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं, आप भी पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी। क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं कोई सांप्रदायिक उन्माद होता है, दंगा फसाद होता है किसी ट्वीट पर, किसी फेसबुक पोस्ट पर, तो उस फेसबुक हैंडल वाला नप जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। इनके खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, सरकार वो उन तमाम जगह पर कमजोर पड़ती है जब उसको लगता है कि ये इनके नैरेटिव, सरकार जानती है ये दुधारी तलवार होता है। ये दुधारी तलवार वाकई होती है, क्योंकि इंदिरा गांधी को जेल ना भेजने की तमाम लोगों की वो याद है सलाह होती, लेकिन चौधरी चरण सिंह इस बात के लिए अड़ गए थे कि उनको इसको जेल भेजना है। वो जेल भी दूसरे कारणों पे गई थी, आपको याद होगा संसद में एक उसके लिए दूसरे मामले पर वो जेल गई, उनको जेल भेजा गया, वो तिहाड़ में रही और वो ये चाह रही थी कि उनको जेल भेजा जाए। ऐसी स्थिति में बड़ा सरकार के लिए फैसला लेना मुझे लगता है मुश्किल होता है। मैंने कहा कि पहले फेज में ये आसान था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जो चुना गया था वो पूरी ताकत के साथ इनके अगेंस्ट चुना गया था। सीट भले ही 272 सीटें, 282 सीटें आई थी, लेकिन वो इस तरह से आई थी क्योंकि लंबे समय से 89 के बाद ये पहली सरकार थी जिसको बहुमत दिया गया था, यानी 11 और 14, है ना, 25 साल बाद पहली सरकार जिसको बहुमत मिला। उस वक्त लोगों की हर उम्मीद, वो लाइन में लग सकते थे, सर्दी में खड़े हो सकते थे, बिना पैसे के सोच के देखा देश ने, दुनिया में कोई नहीं सोच सकता ऐसा हो सकता। दो ही देशों में होता, वेनेजुएला में और हमारे यहाँ। वेनेजुएला बर्बाद हो गया, लेकिन हम वापस आए। क्यों? लोगों ने उन कठिनाइयों में भी सरकार पे यकीन रखा। अब ये प्रॉब्लम है, अब ये सरकार इकोसिस्टम के सामने वो जानती है कि एक तो देखिए आप, एक झूठ को, नैरेटिव को, मैंने क्या कहा कि अगर अगर जरा सा भी मर्यादा या सम्मान होता जिस किताब को वो हिला रहे हैं, तो कम से कम जब तक उस पर कोई स्ट्रॉन्ग सबूत ना दे देते महाराष्ट्र का, उसका जिक्र नहीं करना था। भाई सर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ना, चुनाव आयोग पहले कर चुका, तो अब आपको ऐसे अकाट्य सबूत लाने चाहिए जो रिव्यू हो सके। फिर उसके बाद सवाल आता है कि बिहार में अभी कुछ हुआ ही नहीं है। भाई बिहार में 1 सितंबर तक आप ये कह नहीं सकते ना सर। अगर आप कानून जरा सा भी जानते हैं तो 1 सितंबर तक आप ये नहीं कह सकते कि ये गलतियां हुई हैं, क्योंकि अगर वो 65 लाख लोगों में जो भी हैं वो अपने सवाल उठाते हैं तो वो शामिल हो जाएंगे। दरअसल वहां सिर्फ इतना ज्यादा सवाल उठाने के लिए उठाया जा रहा है, और चूंकि जो जातीय भीड़ है, अगर हम लोग ये सोच के, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ट्विटर में देख रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं जो खास एजेंडे में ही अब लग चुके हैं, जिनके लिए इससे कोई मतलब नहीं उनको सवाल, वो कह रहे हैं कि लोग दीवारों पे खड़े हो रहे हैं, छतों पे चढ़ रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। अगर आप उनका एक भी बार जाके देखेंगे, बल्कि आपके शो में आप एडिट कर पाते हैं और आप डाल पाते हैं, उनको आप डालना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि ये याद होगा, ये जातिवादी लड़ाई अगर आप उनको पैरेलल करके दिखाएं तो अखिलेश यादव का जब 2022 का चुनाव चल रहा था, आप देखिए वो भीड़ कहां थी। आपको याद होगा सरधना में जयंत चौधरी जब उसने इनके साथ सलक्ट, वो अपने आप को अखिलेश यादव के साथ जोड़ा था, उस भीड़ को देख के हम तब भी यही बात कर रहे थे कि देखिए एक सभा में 40-50 हजार की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ होती है, जिसको हम लोग 2-2, 3-3 लाख लिखने लगते हैं। याद होगा आपको जब वो मुजफ्फरनगर का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, पहले तो वो फिर भी ओपन था, अब तो उसमें सब चीजें बना दी गई। जब वो ओपन था तब उसमें 50 हजार की भीड़ नहीं आती थी, अब तो 10 से 15 हजार की भीड़ का मैदान है, 20 हजार, क्योंकि उधर रेल भी कवर हो गई, इधर भी कवर हो गया। लेकिन आपको याद होगा उस समय तमाम ये यूट्यूबर्स, जिसमें अजीत अंजुम से लेकर तमाम ही लोग शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि ये आजादी की दूसरी तीसरी जंग शुरू हो गई है। लाखों लोग यहाँ खड़े हो गए। दरअसल झूठ के साथ एक जोड़ देने वाली ताकत है। तो ये जो लोग अभी दिख रहे हैं,
जो भीड़ दिख रही है ये जातिवादी भीड़ है जो हर हालत में मिलनी थी। आप इसकी बजाय आप ये कहने लगते कि हम चांद पे प्ले स्टेशन खोलेंगे। मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भीड़ उस समय भी इसी तरह नारे लगा रही है। दरअसल इसका इस इशू से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो सिर्फ जातिवाद जो माई समीकरण है या जो भी उनके साथ जाति जुड़ रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुस्लिम यादव है, जो भी वहां के समीकरण के हिसाब से जाति वहां खड़ी होगी वो वहां खड़े रहेंगे। अगर वो कहेंगे कि जो ये मुर्गा गया था इसके 4 टांग थी, तो मैं आपको शर्त लगा सकता हूं, मैं उस शर्त को हारने के लिए तैयार हूं स्क्रीन पर, कि उनमें से जितने लोग खड़े हैं अगर उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो तमाम लोग कहेंगे हाँ हमने भी देखा मुर्गे की 4 टांग होती। तो ये सवाल ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि सही क्या है। जैसे आज योगेंद्र यादव का आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और वो सिर्फ वही वाक्य जाल है कि साहब आप समझ नहीं रहे क्या देना चाहते हैं। बीबीसी के यस मिनिस्टर एक उनकी सीरीज का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि साहब इन्होंने ये कर दिया और उनको हटा दिया, जोड़ने की बजाय हटाने का नाम। अरे भाई अगर वो हटे हैं या सारी चीजें हैं, एसआईआर के अलावा आपके पास तरीका क्या है? वो खुद ये कह रहे हैं कि साहब पर्टिनेंटली उसमें है, मतलब चुनाव सूची में गड़बड़ है। तो जब ये आपको मालूम है, और आप कल एक चैनल पे बोल रहे थे परसों कि साहब मैंने दुनिया के 2011-12 में संबोधित किया था, पता नहीं कौन सा सन था मुझे याद नहीं आ रहा, कि साहब मैंने बताया था कि तुम भारत के चुनाव आयोग से मुकाबला ही नहीं कर सकते हो। यार तुम खुद ही कह रहे हो कि सूची में निरंतरता है, गलतियां हैं, अभी कह रहे हो उस समय, तो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे ऐसे सीएसडीएस के तुम महान वो हो विद्यार्थी की जो पंचायत चुनाव में जमानत जब्त करा ले दो, है ना, और दुनिया को बताते हो कि तुम जीतोगे कैसे। तो ये तो बड़ा और सिस्टम की लड़ाई है। और सारी बुराइयां वहीं कहाँ क्यों दिखाई देती है जहां बीजेपी जीतती है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव आयोग में खराबी क्यों नहीं दिखाई देती? सवाल तो ये भी उठता है ना। देखिए इतने दिन से हम लोग सर सुन के बड़े हुए मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तो वो इनकी आदत है। और दूसरा ये है कि मैं बड़ा हैरान होता हूं जब नेता प्रतिपक्ष ये पूछे कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं होती, हमारे खिलाफ क्यों होती है। ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये तो 1952 अपने गिरेबान में खुद ही झांकने की जरूरत है उनको। नहीं, मैं उनको खुद ये बता रहा हूँ। डाटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, डाटा बड़ी चीज होता है सर, डाटा से बड़ा मजा आता है समझने में। दरअसल 1952 से 1967 तक सिर्फ 3 राज्य ऐसे थे जिनमें सरकार दूसरी रही, मतलब उन दौरान एक केरल था, एक जम्मू कश्मीर था, एक शायद नागालैंड था, जहां तक तीसरा मुझे एकदम। तो आप ये सोचिए, चूंकि नागालैंड ने 1952 के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, नागा काउंसिल ने चुनाव का बहिष्कार किया था, 18 राज्यों में चुनाव। तो अगर मैं ये देखूं बड़ा इंटरेस्टिंगली, तो 67 तक जनता आपके नाना जी के खिलाफ क्यों नहीं, मतलब नाना जी क्या, मतलब पर नाना जी होंगे क्योंकि आपकी दादी, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं हुए? एक और इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपको बताता हूं, 1952 से लेके आज तक के चुनाव में जब भी बीजेपी जीतती है तो एक आध चुनाव ऐसा हुआ जिसमें 60% मतदान से नीचे पे जीती है, शायद 96 या 98 का मतदान। और आप जानते हैं जब तक कांग्रेस जब भी जीती है, एक आधी इलेक्शन हुआ जब 60 से ऊपर हुआ मतदान, उससे नीचे पे जीती। तो ये तो आंकड़े हैं, कोई और थोड़ी बता देगा, आपको बताएगा। दरअसल महिलाओं का आप ये समझें, लोग ये समझते नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं, माफ करना, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि लोग समझते नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डाटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सर। आप ये सोचिए कि महिलाओं ने पिछले 2 इलेक्शन से, ऐसा पहली बार हो रहा है इस देश में, उन्होंने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया चुनाव वोटिंग में। बिल्कुल, पहले पुरुष उनसे 5 से 7% वोट ज्यादा हुआ करता था। तो ये समझने की जरूरत है कि किस पे उनको यकीन है। ये सारी चीजें समझते हैं धीरेन्द्र जी, और जानबूझ करके ऐसा नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ गड़बड़ करके ही जो है वो सत्ता में, और ये इनको जानबूझ करके पीछे धकेला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ऐसे कारनामों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित मालवीय या दूसरे लोग केवल ट्वीट करके काम चला लेते हैं, इससे काम चलेगा नहीं। जब तक डर ना हो, भय ना हो जेल जाने का और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने का, तब तक ये
मैं तो बदमाशी ही कहूंगा, ये बदमाशियां चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।